हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। किसी का सचिवालय का होगा, उसके 1 महीने के बाद आपका 746 पोस्ट के एग्ज़ाम हैं। तो उसके लिए गाइज हिस्ट्री के एमसीक्यू हम करेंगे इसमें, और ये आपके मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 5 वीडियो में पूरी की पूरी हिस्ट्री क्या की जाएगी, कवर अप की जाएगी। आज हम पढ़ने वाले हैं एनिशिएंट हिस्ट्री, जो भी आपकी प्राचीन हिस्ट्री है, प्राचीन इतिहास के बारे में हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे। क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, कितने एमसीक्यू हैं, कैसे हमने इसको बांटा हुआ है, ये सब हम किसके अंदर देखेंगे, अपने प्राचीन इतिहास के अंदर देखेंगे। उसके बाद एक वीडियो में आपका मध्यकालीन इतिहास कवर अप होगा और एक वीडियो में आपका आधुनिक इतिहास कवर अप होगा। तो बढ़ते हैं वीडियो में गाइज। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए, आदिमानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू पशु बनाया था? तो बात किसकी चल रही है गाइज, आपके आदिमानव की बात चल रही है। और सबसे पहले कुत्ते को इंसान के द्वारा क्या बनाया गया था, पालतू पशु। और किस काल में बनाया गया था, मध्य पाषाण काल के अंतर्गत। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। पहले हम कर लेते हैं गाइज। देखिए, इतिहास की अगर हम बात करें तो मैं इसी में आपकी पूरी थ्योरी कवर अप करवा दूंगा। अगर हम इतिहास को देखें तो इतिहास को हम, प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा इतिहास होता है, देखिए आपका, सबसे पहले प्राज्ञ ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इतिहास कहते किसको हैं? व्यक्ति, समाज, देश की महत्वपूर्ण, विशिष्ट एवं सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं का कालक्रम से लिखा हुआ विवरण क्या कहलाता है, इतिहास। मतलब कोई भी ऐसी घटना जो व्यक्ति से रिलेटेड, समाज या देश की है, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, आपकी क्रमबद्ध तरीके से लिखी हुई होनी चाहिए। इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है, प्राज्ञ ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब समझिए प्राज्ञ ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं। ऐसा काल जिसके लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं, वो काल कौन सा काल कहलाता है, पाषाण, प्राज्ञ ऐतिहासिक काल। और हम इसमें पढ़ेंगे क्या गाइज, जो भी हमारा पाषाण काल होगा। फिर आ जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। ऐसे समझो, एक बच्चा होता है, सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको ना तो लिखने का ज्ञान होता है और ना ही पढ़ने का ज्ञान। तो ऐसा काल जिसमें मनुष्य को ना तो लिखित ज्ञान था ना ही पढ़ने का ज्ञान था, वो प्राज्ञ ऐतिहासिक काल कहलाया। यहाँ के साक्ष्य कैसे मिलेंगे हमें, यहाँ हमें पत्थरों पर कोई उकेरी गई चीज़ें होंगी या फिर उनकी गुफाओं से हम इनका पता चलाएंगे। आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, अब वो थोड़ा कुछ लिखेगा, लेकिन हम उसकी लिखावट को समझ नहीं पाते कि वो क्या चीज़ लिख रहा है। तो ऐसा काल जिसमें मनुष्य को लिखने की तो जानकारी है, लेकिन उसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, उसको कहा जाता है गाइज आद्य ऐतिहासिक काल। और इसके अंतर्गत आएगी हड़प्पा सभ्यता। तीसरा काल होता है आपका ऐतिहासिक काल। तो अब ऐतिहासिक काल कौन सा काल हो जाएगा, मनुष्य को, अब बच्चा एकदम बड़ा हो गया है, उसका हमें लिखने का भी पता चल रहा है, क्या चीज़ लिख रहा है, और वो बोल क्या रहा है उसको भी हम क्या कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो ये काल होता है आपका कौन सा काल, ऐतिहासिक काल। लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं, जैसे वैदिक काल से आगे पूरा किसके अंदर आ जाता है, ऐतिहासिक काल। अब प्राज्ञ ऐतिहासिक के काल के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। प्राज्ञ ऐतिहासिक काल को सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूसफुट ने क्या किया था, भारत में इसका अध्ययन किया था 1863 में पलवारम में। वैश्विक रूप से बात करें पूरे विश्व में 1820 में जर्गेनस जॉनसन नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले क्या किया था गाइज, पाषाण, कांस्य और लौह युग में बांटा था। मतलब जो हमारा इतिहास है अगर पूछता है इसे पाषाण में, कांस्य युग में और लौह युग में किसने बांटा, तो जर्गेनस जॉनसन ने बांटा था। भारत में प्राज्ञ ऐतिहासिक काल का अध्ययन करता कौन था सबसे पहले, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट आपका क्या होगा, आंसर होगा। ऐसे ही एक दो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, भारतीय पुरातत्व के जनक किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एलेक्जेंडर कनिंघम को। पाषाण काल को भी हमने क्या कर दिया गाइज, 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन से 3 भागे, देखिए, एक कहलाता है आपका पुरा पाषाण काल, एक हो जाएगा मध्य पाषाण काल, और उसके बाद आ जाएगा आपका नव पाषाण काल। आपको सबसे पहले इसका टाइम पीरियड देखना है। जो पुरा पाषाण काल है ये सबसे लंबा समय है, मनुष्य ने या आदिमानव ने सबसे ज़्यादा समय किस युग में बिताया, तो पुरा पाषाण काल में बिताया। 25 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी
तक का जो टाइम था ये पुरा पाषाण काल का था। 10,000 बीसी से 4,000 बीसी का जो समय आता है ये हमारा मध्य पाषाण के अंदर आता है। और 10,000 बीसी से 1,000 बीसी, और कुछ इतिहासकार मानते हैं मध्य पाषाण काल के अंदर ही के बीच से ही हमारा नव पाषाण काल क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था। ये हो गया था आपका 4,000 बीसी से 1,000। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे अभी है, कुछ कंट्री हमारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं और कुछ देश ऐसे हैं जो हमारे विकासशील हैं और कुछ देश ऐसे हैं जो पिछड़े हुए देश हैं। तो कुछ सभ्यता हमारी बहुत आगे जा चुकी है, कुछ सभ्यता बहुत पीछे है। ऐसे ही हमारा मनुष्य के उदय में भी हुआ। तो इसीलिए इतिहासकार मानते हैं कुछ जो यहाँ की जातियाँ थी वो नवपाषाण काल में एंटर कर चुकी थी, लेकिन कुछ आदिमानव अभी मध्य पाषाण काल के अंदर ही थे। चरण मैंने बता दिया आपको, देखिए। उसके बाद अगर हम देखें लक्षण, तो सबसे पहले मनुष्य क्या था, जब वो पुरा पाषाण काल के अंदर था तो आखेटक प्रवृत्ति का होता था, मतलब वो एक शिकारी था। खाद्य संग्राहक, कृषि और पशुपालन नहीं करता था। और कैसी था, घुमक्कड़ प्रवृत्ति का, मतलब आज यहाँ पर उसे जानवर मिल गए, उसने उनका शिकार किया, खाया और वो चल दिया। वो भोजन को संग्रहण नहीं करता था। फिर जैसे ही वो किस में आ जाता है, मध्य पाषाण काल में आता है, प्रवृत्ति अभी भी उसकी आखेटक की होगी, खाद्य संग्राहक होगा, लेकिन यहाँ से पशुपालन की शुरुआत करना स्टार्ट कर देता है। और सबसे पहले कुत्ते को अपना क्या बनाता है, पालतू जानवर बनाता है। जब नव पाषाण युग में मनुष्य पांव रखता है गाइज, कदम रखता है, तो अब वो क्या हो जाता है, कृषि करना स्टार्ट कर देता है, पशुपालन की शुरुआत हो जाती है। समाज कैसा हो जाता है, स्थायी हो जाता है। जब कृषि करेगा तो उसे एक जगह पे ठहरना पड़ेगा, और जब वो एक जगह पे ठहरेगा तो उससे क्या होगा, स्थायी निवास प्रारंभ हो जाएगा। तो नव पाषाण काल से स्थायित्व मनुष्य के जीवन में आ चुका था। अगर बात करें औजार की गाइज, तो औजार देखिए वो पुरा पाषाण काल में क्वाडजाई और शल्क ब्लेड, इन औजारों का क्या करता था, प्रयोग करता था। जब वो मध्य पाषाण काल में गया तो ये जो औजार यूज किए जाते हैं उनको बोला जाता है माइकोलिथ, जिन्हें सूक्ष्म पत्थर, मतलब पहले मोटे पत्थर होंगे, उसी से जानवर को मारेगा। फिर उसने इन पत्थरों को क्या करा, नुकीला करना स्टार्ट किया, तो वो माइकोलिथ हथियार कहलाए। और ये हड्डियों से बने हथियार भी होते थे जानवरों के। अगला नव पाषाण काल में क्या हो गया गाइज, स्लेट, और इसे ज्ञानी मानव का विकास। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा ज्ञानी मानव का उद्भव किस काल में हुआ था, तो आप बोलोगे किस काल में हो जाएगा, नव पाषाण काल में। अगर हम साक्ष्य की बात करें तो अतिरम पक्कम और हथनौरा, अतिरम पक्कम तमिलनाडु में है और हथनौरा आपका मध्य प्रदेश में है। यहाँ से हमें मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिलते हैं। भीमबेटका में गाइज नर्मदा घाटी में चित्रकारी मिलती है जो तीनों कालों की है। वो पुरा पाषाण काल की भी है, मध्य पाषाण काल की भी है और नव पाषाण काल की भी है। ऐसे ही मिर्ज़ापुर से भी हमें औजार मिलते हैं। अगर पूछता है मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो यहाँ से मृद भांड मिले हैं हमें, कहाँ से, चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश, सरायन हराब यूपी से, उसके बाद बागौर राजस्थान में पड़ेगा, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। तो यहाँ से आप चीज़ों को बस ये भी समझ लोगे ये चीज़ें हैं कहाँ पर। वो डायरेक्ट ये पूछेगा आपसे भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं, या अतिरम पक्कम से क्या मिला है, तो मानव की खोपड़ियाँ मिली हैं। ऐसे ही याद रखना है नव पाषाण से बुर्ज होम। बुर्ज होम क्या होते थे गाई जी, आपके गर्तवास, कब्र में मालिक के साथ कुत्ता दफनाया गया है। मतलब जो कुत्ता था वो पालतू बनाया था उसने, मालिक और कुत्ते के एक साथ दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं पूछे, तो आप बोलोगे बुर्ज होम। ऐसे ही गुफा कराल जम्मू कश्मीर में है। कोल्डी हवा से चावल के साक्ष्य मिलते हैं। कृषि का प्रमाण अगर पूछता है तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। देखिए अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम पाषाण काल की बात कर रहे हैं। कृषि का प्रमाण दूसरा आगे सिंधु घाटी सभ्यता का अलग है। आदि मानव की बात करेगा तो कृषि का प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है। फिर आगे अगर देखें तो आग, देखिए आग को जानने तो वो लग गया था आपका पुरा पाषाण काल में, लेकिन आग की खोज और प्रयोग दोनों जो आपके बुक्स में दिया होता है आंसर वो मध्य पाषाण काल, तो यही आप इसे करेक्ट करोगे। लेकिन पहिए का आविष्कार कहाँ हुआ, कृषि का और समाज स्थायित्व उसमें कहाँ आया पूछता है, तो नव पाषाण काल में ये सब चीज़ें हुई थी। फिर ऐसे ही देखिए पहला हथियार जो मानव के द्वारा यूज किया गया था वो था कुल्हाड़ी, और इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, अतिरम पक्कम से मिले हैं। पहली धातु जो मनुष्य के द्वारा यूज की गई थी तांबा थी, और जानवर कौन था, कुत्ता था। ये हो गया गाइज हमारा पुराना। सिंधु घाटी सभ्यता हम अभी देखेंगे, पहले कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस को।
तो गाइज वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक होमोसोपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? तो मैंने अभी जैसे ही आपको बताया, आधुनिक मानव का जो जन्म हुआ था ये किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में, या उसी को आप बोलोगे उच्च पुरा पाषाण काल। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्न पुरा पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड कब था? 25 लाख बीसी से लेकर के आपका 10,000 बीसी तक का टाइम था। मध्य पाषाण काल 10,000 बीसी से 4,000 बीसी के टाइम, और उच्च पुरा पाषाण काल आपका अलग अलग माना जाता है, कुछ 4,000 बीसी से 1,000 बीसी मानते हैं, कुछ उसके बाद का। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? तो आग के प्रयोग की बात आ रही है। मैंने आपसे बताया आग का प्रयोग सबसे पहले मनुष्य के द्वारा मध्य पाषाण काल में किया गया, नवपाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल या फिर कांस्य काल। आग की खोज, दोनों अलग क्वेश्चन है। देखो आग की खोज अगर बोल दे आपसे तो आप बोलोगे आग की खोज की गई थी मध्य पाषाण काल में, लेकिन प्रारंभ पूछ रहा है आग का प्रयोग कब किया? तो उसने आग का प्रयोग जब उसका स्थायित्व जीवन आया। कौन से काल में? नवपाषाण काल में इसका क्या किया गया? प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी। अब देखिए गाइज यहाँ पर भी अलग अलग बुक्स के अलग अलग वो हैं। कुछ लोगों का आंसर आप देखोगे, अच्छा उससे पहले चौथा क्वेश्चन रह गया, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो अभी मैंने बताया था थ्योरी में किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का प्रयोग सबसे पहले मनुष्य के द्वारा किया गया था। यहाँ पर पीतल आया हुआ है, तो पीतल से आपको याद रखना है, पीतल एक मिश्र धातु है जो कॉपर और किससे मिलकर के बनी होती है? जिंक से मिलकर के बनी होती है। पांचवा क्वेश्चन है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? तो जो सबसे पहली फसल उपयोग लाई गई थी, यहाँ क्या पूछा है? देखो मानव, और हम बात कर चलती है दो चीज़ की। मानव से पहले वाले मानव को बोला जाता है आदि मानव। अगर क्वेश्चन पूछे आदि मानव ने सबसे पहले किस फसल का प्रयोग किया, तो तब आपका आंसर होगा जौ। अगर क्वेश्चन पूछा गया है मानव ने सबसे पहले किस फसल का उपयोग किया, तब आपका आंसर होता है गेहूं। तो ये चीज़ें देखनी है, यहाँ मानव पूछा गया है तो तब आपका आंसर, इसलिए बुक्स में भी देखोगे आप दिया होगा गेहूं। दोनों चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? मध्य पाषाण काल में, या फिर आपका ताम्र पाषाण में, या नवपाषाण में? मध्य पाषाण और आपका पुरा पाषाण, ये काल ऐसा था जब वो आखेटक प्रवृत्ति का होता था, मतलब वो इधर उधर घूमता रहता था। लेकिन नवपाषाण काल में उसके जीवन में क्या आ गया था? स्थायित्व आ गया था। इसीलिए वो उत्पादक और उपभोक्ता कब बनेगा? आपका नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो ये आपके देखिए गाइज, मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो थे वो बता दिए। अब अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता में चलते हो तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से हमारे मेन चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले ये किन सभ्यताओं के बराबर थी? अगर हम भारत में बात करें तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी। उसी समय आपकी सुमेरिया में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, और इससे थोड़ा सा और दूर जाओगे तो कौन सी सभ्यता आ जाएगी? मिस्र की सभ्यता। तो ये चीज़ें थी जो आपस में कनेक्टेड थी उस टाइम पर। खोज की बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इसके जो स्थल हैं, सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने क्या हुआ था गाइज, 1826 में एक पत्रिका थी, उसमें नैरेटिव ये जनरल थे, तो इन्होंने सबसे पहले देखा था, कुछ साक्ष्य इनको मिले थे लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पाए। फिर क्या होता है, बर्टन बंधु होते हैं 1856 में, जब रेल लाइन खोदी जा रही थी रेल लाइन, तो उस टाइम पर बर्टन बंधुओं के द्वारा भी साक्ष्य मिले थे, लेकिन फिर से ये इतिहास में आगे नहीं बढ़ा पाए इसे। तो थर्ड नाम आपको याद रखना है किसका? अलेक्जेंडर कनिंघम का। 1853 से 1856 इन्होंने ही सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लिए क्या की थी? खुदवाई को स्टार्ट किया था। फिर सर जॉन मार्शल क्या थे गाइज आपके? 1921 जब पहली बार आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिलेंगे, उन स्थानों को खोदा जाएगा, वो किसकी अध्यक्षता में? सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। उस टाइम पर भारतीय पुरातत्व विभाग के खुदाई
या फिर हेड कौन थे पूछता है तो सर जॉन मार्शल थे। खोज आपकी दयाराम साहनी के पास जाएगी, ठीक हो गया। लेकिन जो मेन हेड थे, पुरातत्व विभाग के हेड कौन थे उस समय, सर जॉन मार्शल थे। और भारतीयों में मैंने आपको बता दिया, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी क्या करेंगे, इसकी खुदवाई करवाएंगे। ये हमारा इतिहास हो गया। उसके बाद अगर हम काल देखें गाइज, तो काल में भी इसका अलग अलग है। देखिए जॉन मार्शल की अगर बात करें तो जॉन मार्शल मानते हैं 3250 से 2750 बीसी टाइम पीरियड, जबकि डीपी अग्रवाल और C14 पद्धति क्या होती है, कार्बन 14 पद्धति एक वैज्ञानिक पद्धति है। इसमें हम कितने पुराने ये अवशेष हैं इसको हम क्या करते हैं, बताते हैं। तो इसके अनुसार इसका जो टाइम पीरियड बताया गया है वो बताया गया है 2350 से 1750, और यही सबसे उपयुक्त मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए, यही आपको याद करनी है। नामकरण की बात करें तो नामकरण गाइड सिंधु सभ्यता बोला जाता है, इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता बोला जाता है। देखिए उस टाइम पर क्या था, जिस नदी के किनारे हमें अवशेष मिलते थे वही उसके नाम रख दिया जाता था। तो सिंधु सभ्यता क्यों रखा, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ये अवशेष मिले थे। फिर कुछ अवशेष सरस्वती नदी के किनारे भी मिल गए तो हमने नाम रख दिया सिंधु सरस्वती सभ्यता। पहला जो शहर मिला था, पहला खोजा गया स्थल वो था हड़प्पा, इसीलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। उद्भव की बात करें तो उद्भव क्या है, देखिए विदेशी मत क्या है, जो विदेशी इतिहासकार हैं वो मानते हैं सुमेरियन सभ्यता थी। ठीक है, कौन कौन थे ये, मार्सर, व्हीलर, चाइलर, डीडी कौसाम्बी, ये सब हमारे क्या हैं गाइज, ये मानते हैं कि सुमेरियन सभ्यता, सुमेरिया से कुछ लोग आए थे और वही वो यहाँ आके बस गए, उन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कर दिया। स्थानीय मत क्या है आप ये भी देख लीजिए। तो द्रविड़ के मानते हैं, राखलदास द्वारा इनको क्या माना गया है, द्रविड़ माना गया है। जबकि TN रामचंद्रन ने इनको क्या माना है, आर्य माना है, और ये वैदिक सभ्यता माने जाते हैं, इसका कम मत मिलता है। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है ये द्रविड़ियन माने जाते हैं, कौन, आपके सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तीनों हैं, देखो आप क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो आपके एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। वो अगर पूछ दे मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता किसके द्वारा बसाई गई, तो तब आप बोलोगे सुमेरिया के लोगों के द्वारा। अगर पूछता है राखलदास के अनुसार ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये कहाँ से आए हुए थे, तो ये द्रविड़ से आए हुए थे, तब आपका आंसर ये हो जाएगा। वो सब चीज़ें मैंने कवर अप कर दी हैं। विशेषता की बात करें गाइज, तो ये एक टाइप की नगरीय सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पर कॉपर का प्रयोग क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर आती है, क्योंकि इसकी लिपि हमने देखी है, इन्होंने कुछ लिखा है, इन्हें लिखने और पढ़ने का ज्ञान था और इनकी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, लेकिन हम उस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं, ये अलग बात है, इसीलिए इसको किस इतिहास में रखा, आद्य ऐतिहासिक। व्यापार प्रधान सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता हमेशा अगर आप देखोगे तो ये सभ्यताएं क्या होती हैं, व्यापार पर ज़्यादा केंद्रित होती हैं, मतलब कृषि और पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय नहीं था, इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। राजनीति की बात करें, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ से आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले आपसे पूछेगा इसके विस्तार के बारे में बताइए। तो ये पूरब में आलमगीरपुर उद्यम यूपी से कहाँ तक फैली हुई है, सुतका गैंडोर, पश्चिम में सुतका गैंडोर स्थित है, उत्तर में जम्मू कश्मीर में माड़ा स्थित है, और दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, ये स्थित है। अगर पूछता है आलमगीर किस नदी के किनारे है, तो हिंडन नदी के किनारे, सुतका गैंडोर दास्क नदी के किनारे, माड़ा चिनाब नदी के किनारे, और ये आपका दाइमाबाद गोदावरी और गोदावरी की ही सहायक नदी है मेन प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। अगर पूछता है इसका आकार बताओ, तो देखो आकार आपको साफ दिख रहा होगा, त्रिभुज की तरह है, तो सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार थी। ठीक हो गया। दूसरा और क्या याद रखना है, ये पूरब से पश्चिम 1600 और उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर तक फैली हुई सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के देश देखे गाइज, तो अफगानिस्तान में 2 जगह मिली हैं और ये याद कर लेनी है आपको, मुंडी काक तथा सुतोगोई। ये मुंडी गाक तथा सुतोगोई सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं जो अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। पाकिस्तान से लगभग 400 से 500 स्थल प्राप्त हुए हैं और भारत से 900 स्थल जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं।
अगर पूछता है भारत में सबसे अधिक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो गुजरात से प्राप्त हुए हैं। 6 बहुत बड़े नगरों के बारे में याद रखना है आपको सिंधु घाटी के सभ्यता के, MDHGR मोहनजोदाड़ो, धौलावीरा, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी और कालीबंगन। ये 6 प्रमुख बड़े नगर थे जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार का प्रमुख क्या हुआ करते थे, केंद्र हुआ करते थे। बाकी जो भी क्वेश्चन है वो हम करेंगे MCQ में। चलिए अब देखिए हम किस क्वेश्चन पे थे गाइज। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, ये हमारा हो गया था। 7वां क्वेश्चन था सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है, तो सिंधु घाटी सभ्यता मैंने आपको बता दिया कौन से काल में आ जाती है, आद्य ऐतिहासिक काल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। टाइम पीरियड पूछता है तो 2350 से 1750, ये हमारा C14 पद्धति के अनुसार है। अगला, हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। अब देखिए मैं अगर बात करें हम अभी क्वेश्चन नंबर 8 के, तो ये जो कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो मोहनजोदड़ो स्थित है सिंधु नदी के किनारे। ऐसे ही अगर पूछे कालीबंगा किस नदी के किनारे है, तो आप बोलोगे घग्गर नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा स्थित है रावी नदी के किनारे। और चन्हूदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, चन्हूदड़ो स्थित है सिंध नदी के किनारे। तो मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो एक साथ आसपास के स्थल हैं, सिंध नदी के किनारे स्थित हैं। हड़प्पा से आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा नटराज मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुई है, तो नटराज मूर्ति प्राप्त हुई है हड़प्पा से। अगला है प्रसिद्ध पशुपतिनाथ की मुहर कहाँ से मिली है, तो पशुपतिनाथ की मुहर गाइज ये वहीं से मिली है जहाँ से नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अब देख लेते हैं हड़प्पा से क्या मिला है। पैर में सांप दबाए गरुड़ का चिन्ह कहाँ से मिला है, पूछे। पैर में सांप दबाए हुए गरुड़ का चिन्ह किस स्थल से मिला है, तो आप बोलोगे हड़प्पा स्थल से मिला है। ऐसे ही देखिए लोथल आया है, लोथल की नदी याद रखिएगा। लोथल किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदड़ो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला है सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है गाइज आपका लोथल से। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट। लोथल है कहाँ पर, गुजरात के अंदर स्थित है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख क्या होता था, बंदरगाह होता था। याद रखना है आपको, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। उसके बाद धौलावीरा, देखिए धौलावीरा अभी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्यों, क्योंकि इसको अभी अभी किस में ऐड कर दिया गया है, यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको क्या कर दिया है, जगह दे दी है। और टोटल अब हमारी 40 साइट ऐसी हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में क्या हो चुकी हैं, सम्मिलित हो चुकी हैं। धौलावीरा से गाइज यहाँ पर क्या था, जल प्रबंधन, मतलब जलाशय कहाँ पर मिले हैं पूछता है, या जल प्रबंधन की प्रणाली कहाँ से प्राप्त होती है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो ये हुई है धौलावीरा से। कोटड़ा टिब्बा, देखो एक चीज़ याद रखना, कोटड़ा टिब्बा ये आपका स्थानीय नाम है। किसका स्थानीय नाम है, धौलावीरा का स्थानीय नाम क्या है पूछता है, तो कोटड़ा टिब्बा। और इसे अभी वर्तमान में क्या कर दिया गया है, यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया है। किस शहर में है, तो गुजरात, कहाँ पर स्थित है, गुजरात के अंदर। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो अब आपसे बात कर रहा है विशाल अन्नागार की। आंसर क्या हो जाएगा गाइज आपका, मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार हमें प्राप्त हुआ है। इसी मोहनजोदड़ो को अन्य नाम किससे जाना जाता है, मौत का टीला। बहुत बार पूछता है मौत का टीला किसको कहते हैं, तो मोहनजोदड़ो को कहते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए चन्हूदड़ो आया हुआ है। चन्हूदड़ो से आपको याद रखना है मनके और लिपस्टिक, ठीक है, मनके और लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं पूछता है, तो चन्हूदड़ो से मिलते हैं। हड़प्पा हमने पढ़ लिया, मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं, मौत का टीला। सुत का गैंडोर अभी अभी मैंने बताया ये पश्चिमी सीमा बनाता है, ठीक हो गया, दाश्क नदी के किनारे है। राखीगढ़ी
राखीगढ़ी हो गया, ये ठीक हो गया। उसके बाद एक स्थल है आपका दैमाबाद। दैमाबाद से क्या प्राप्त हुआ है ये पूछता है। तांबे का रथ, सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा दैमाबाद से। गाइज वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है, तो सर्वमान्य तिथि कौन सी है ये पूछा जा रहा है। सर्वमान्य तिथि कौन सी हो जाएगी आपकी 2300। देखिए अब मैंने बोला ना आपके अलग अलग क्या रहते हैं आंसर रहते हैं, कुछ इतिहासकारों का अलग मत है, कुछ इतिहासकार अलग। सिंधु घाटी सभ्यता कौन से युगीन है, तो सबसे पहले आंसर हो जाएगा कौन से युगीन है, कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है। और कब से कब तक इसका टाइम पीरियड है 2500 से लेकर के 1750। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा गाइज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2500 से 1750। नेक्स्ट है भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, तो मूर्ति पूजा कब से स्टार्ट हुई थी भारत में ये पूछ रहा है। वैसे ये आपका आधुनिक इतिहास का ठीक है मेडिवल हिस्ट्री का है, लेकिन पढ़ लेते हैं। भारत में मूर्ति पूजा गाइज ये प्राप्त हुई थी गुप्त काल से, क्योंकि सबसे पहले मंदिरों का निर्माण जो करवाया गया था किस राजवंश के द्वारा करवाया गया था, गुप्तों के द्वारा, तभी से हमारी पूजा भी स्टार्ट होती है। अगला है ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे, तो ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति की, गाय की, वृक्ष की या फिर माता की। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो आर्य लोग थे ये हमारी पूजा किया करते थे प्रकृति की, ऑप्शन नंबर ए। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे, तो जो आर्य आए हुए थे वो सबसे पहले हमारे सप्त सैंधव प्रदेश, जिसे आप सिंधु घाटी बोलते हो, उसी के किनारे आकर के क्या हुए थे, बसे हुए थे। तो 15वें का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है आर्यों का मूल निवास स्थान था, तो आर्य लोग कहाँ से आए हुए थे, उत्तरी यूरोप से, एशिया माइनर से, भूमध्य सागरीय तट से या फिर सप्त सैंधव प्रदेश से। तो ये आए हुए थे गाइज एशिया, मध्य एशिया। आर्यों का मूल निवास कहाँ माना जाता है, मध्य एशिया माना जाता है, तो उसी को बोला गया है एशिया माइनर। तो ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है गायत्री मंत्र संबंधित है, तो गायत्री मंत्र कहाँ से संबंधित है, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या फिर अथर्ववेद से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऋग्वेद। अच्छा गायत्री मंत्र लिखा किसने था, तो ये लिखा था विश्वामित्र जी के द्वारा, ये भी याद रखना है। अब बात करते हैं वेद यहाँ से आ चुके हैं, ऋग्वैदिक काल को हम पढ़ रहे हैं गाइज। तो ऋग्वैदिक काल में सबसे पुराना वेद पूछता है, तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। इसी ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और आपके 1028 क्या हैं, सूक्त हैं, ये भी आप याद रखोगे। ऐसे ही देखिए जो ऋग्वेद को पाठ करता है, मतलब जो ऋग्वेद को पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं पूछे तो आप बोलोगे उसे बोला जाता है होत्रु। अगर यजुर्वेद के पाठकर्ता का नाम पूछता है तो जो यजुर्वेद का पाठकर्ता होता है उसे बोला जाता है अध्वर्यु। सामवेद हमारा ये संगीत का जनक भी कहा जाता है और इसके पाठकर्ता को बोला जाता है उद्गात्रु। क्या बोला जाता है गाइज, उद्गात्रु बोला जाता है। और अथर्ववेद जो पढ़ता है उसको बोला जाता है ब्रह्म। ये आपको याद रखना है, अथर्ववेद को ही जादू टोने का वेद भी कहा जाता है। अगला है सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है, तो सत्यमेव जयते की बात चल रही है गाइज। सत्यमेव जयते ली गई है आपकी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अच्छा ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में, कौन से मंडल में, 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है पूछे तो इसमें उल्लेख है सोम देवता का उल्लेख। किस देवता का गाइज, सोमदेव का उल्लेख किया गया है। अगला है निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो प्राचीनतम वेद की बात चल रही है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद आ जाएगा, फिर उसके बाद यजुर्वेद आएगा, यजुर्वेद के बाद गाइज आपका क्या आ जाएगा सामवेद आ जाएगा, और सामवेद के बाद आता है आपका अथर्ववेद। ये इसी क्रम में आपको याद भी रखने हैं। ठीक है, ऋग्वेद ये जैसे लिखा हुआ है ना फर्स्ट, ये फर्स्ट नंबर का, दूसरे पर सामवेद, तीसरे पर यजुर्वेद और चौथे पर क्या आता है अथर्ववेद आता है।
पहले 3 वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कौन से वेद वेद त्रयी कहलाते हैं, तो पहले 3 वेद। वेद त्रयी में कौन शामिल नहीं है पूछे, तो चौथा वाला शामिल नहीं होता है। 20वां क्वेश्चन है निम्न में से असत्य को चुने। तो असत्य की बात कर रहा है गाइज, क्या हो जाएगा देखिए, वितस्ता, झेलम नदी। ठीक है, वितस्ता का पुराना नाम क्या है, मतलब झेलम अभी आधुनिक नाम है, उसे वितस्ता कहते हैं। रावी को परुषणी कहा जाता है। स्वात को सतुद्री गलत हो जाएगा। सतुद्री गाइज सतलज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सतलज, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। विपासा ये व्यास नदी का, ठीक है, आधुनिक नाम व्यास है और व्यास को पुराने टाइम पर क्या कहा जाता था, विपासा कहा जाता था। अगला है किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। तो ऐसा वेद जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है वो वेद है आपका यजुर्वेद। इंपॉर्टेंट है, क्या वेद है आपका, यजुर्वेद, ये आपको याद रखना है। यजुर्वेद की बात करें गाइस तो इसमें कर्म कांडों पर और यज्ञ की विधियों पर क्या किया गया है, बल दिया गया है। अगर पूछता है सबसे पहले राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो ये भी आपका कहाँ से मिलता है, यजुर्वेद से मिलता है। ऋग्वेद के बारे में मैंने बता दिया आपको, इसमें बहुत सारे मंत्रों की स्तुति की गई है। इसी में गाइज शूद्रों के बारे में उल्लेख मिलता है। किसके बारे में, शूद्रों के बारे में कहाँ से उल्लेख मिलता है पूछे, तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से। कौन से मंडल में, 10वें मंडल में बताया गया है। उसके बाद ऋग्वेद कालीन सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, तो सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, सरस्वती को इसमें सबसे पवित्र नदी माना गया है। इसे नदी तमा कहते थे। सरस्वती को क्या बोला गया है वेदों में, नदी तमा कहा गया है। गंगा क्या थी, तो गंगा में ज़्यादा उल्लेख मिलता नहीं है, गंगा का मात्र एक बार उल्लेख मिलता है। सबसे ज़्यादा उल्लेख किसका मिला है आपका, इसी का, मतलब पवित्र नदी सरस्वती को कहा गया है। ये हो गया गाइज हमारा प्राचीन। देखिए वेदों तक मैंने करवा दिया है। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे जिसमें आपका आ जाएगा कुरु जनपदों के बारे में आ जाएगा, और जनपद के बाद हम पढ़ लेंगे उसमें मगध के साम्राज्य के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है गाइज, अगर आप ऐसे ही चाहते हैं, देखिए पूरा जितना कवर अप हो सकता था, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए। तो वीडियो को बता दीजिएगा कमेंट करके कैसी लगी वीडियो आपको। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।